अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है देखते हैं हम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स अकर विद टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम जो है वो एक बैलेंस स्टेट को कहते हैं, यानी कि नो नेट चेंज, कोई भी चेंज उसमें ना आ रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक ब्लॉक लूं और आपसे कहूं इस साइड से फोर्स लगाओ, यहां से आप फोर्स लगाओगे तो ये कहाँ मूव करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर मैं यहां से भी फोर्स लगाना स्टार्ट कर दूं तो दोनों जो फोर्सेस होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी और ये जो होगा ये रेस्ट में रहेगा। सही है, ये रहेगा रेस्ट में। तो ऐसे इसको ऐसी स्टेट को हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया या इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो लिखा हुआ है इज अ स्टेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये हुआ कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस ये होते हैं कि अगर मेरे पास रिएक्टेंट है ए प्लस बी और ये कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में, यानी कि रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, तो ये तो एक तरीके से रिएक्टेंट जो है एक तरफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट में, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स वापस कन्वर्ट भी हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में। where no net change in the concentration of reactant and product, जिनमें कोई भी मतलब इजाफी जो है कोई इजाफा ना हो, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बराबर हो, मिकदार ज्यादा हो, बराबर हो, प्रोडक्ट की मिकदार की भी बराबर हो और रिएक्टेंट की भी मिकदार भी बराबर हो, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस में केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। सही है। इसके अलावा इसकी दो टाइप्स होती हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक टाइप होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक मींस रेस्ट। सही, स्टैटिक मींस रेस्ट। इसमें मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि एक ब्लॉक हो, यहाँ से फोर्स लगाने लग जाऊं, यहाँ से फोर्स लगाने लग जाऊं, तो इन दी एंड अल्टीमेटली क्या होगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि ये रेस्ट में रहेगा, ये ब्लॉक जो है रेस्ट में रहेगा। ये फॉरवर्ड हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया, लेकिन रहेगा किसमें, ये रहेगा रेस्ट में। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे, क्योंकि नेट चेंज बराबर है, तो हम ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन अब अगर बात करें डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बीकर ले लें। सही, बीकर लिया हमने, उससे पानी भर दिया, उससे पानी भरा हुआ है। सही है, हमने पानी भरा हुआ। सही, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से एक नल लगा दें और यहाँ से हम वाटर, एक नल लगा दिया हमने, यहाँ से वाटर डालते हैं, वाटर डालते हैं। सही, एक वक्त आएगा ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा और ओवरफ्लो होने लग जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे से भी जगह खाली कर दें और वहां से पानी निकलता है रेस्ट का, तो क्या होगा, जितना यहाँ से पानी भर रहा है उतना यहाँ से पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये जो बीकर जो है उसमें पानी कभी भी पानी हमेशा क्या रहेगा, सेम लेवल पे रहेगा। इसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। सही, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, ये फॉरवर्ड की तरफ हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, ये बैकवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड। और वाटर लेवल जो है वो हमेशा सेम रहेगा, वाटर लेवल सेम, वाटर लेवल सेम। इसके बाद ठीक है, तो ऐसे उसका हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम जो है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड। बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड के क्या होगा, इक्वल रहेगी, कौन, इक्विलिब्रियम हमारा रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम यानी वो स्टेट है, वो कंडीशन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट की तरफ जो मूव कर रहा है हमारा कंसंट्रेशन या हमारी स्पीड जो रिएक्शन की मूव कर रही है वो, और बैकवर्ड आने की यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आने की जो स्पीड है रिएक्शन की, वो दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएंगे। ऐसी स्टेट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमारे पास एक हेडिंग है, हमारे पास एक हेडिंग है, हेडिंग का नाम है, एक मिनट, ठीक है, 7.1 हमारे पास बुक में एग्जांपल है कि टॉपिक है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने देखना है डायनामिक इक्विलिब्रियम को। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं, आपको मैंने अभी बताया कि अगर ए प्लस बी हमारे पास क्या कर रहा हो, कंबाइन कर रहा हो और फॉर्म कर रहा हो प्रोडक्ट्स को, यानी कि सी प्लस डी को प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रही है, तो इसमें ये एबिलिटी होती है, ये रिएक्शन ऐसे होते हैं कि ये प्रोडक्ट जो होते हैं वापस रिकम्बाइन होकर, वापस रिकम्बाइन होकर ये वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इनको इस वाले एरो से एरो हेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं रिएक्शंस की। एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 है कि एस्टेरिफिकेशन, अगर हम लगाते हैं इसमें अल्कोहल की CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड है, और अल्कोहल इथाइल अल्कोहल C2H5OH का हम रिएक्शन करवाएं,
सही, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड की मौजूदगी में हम करवाएं, सही, तो क्या होगा कि CH3COO-C2H5 प्रोड्यूस होगा, सही है, इथाइल एसिटेट प्रोड्यूस होगा प्लस H2O, सही। इनमें लेकिन ये एबिलिटी होती है या प्रोडक्ट्स, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो वापस रिकम्बाइन होंगे और वापस से ये दोनों प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर देंगे। दैट्स व्हाई दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, अटेन हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा एक और एग्जांपल दिए, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4 इनटू NO2, सही। यानी कि N2O4 जो है अगर वो डीकम्पोज हो जाए, अगर N2O4 डीकम्पोज हो जाए और वो बना ले 2NO2, सही है, गैसियस फॉर्म में बना ले, तो इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये वापस रिकम्बाइन करके क्या बना ले, N2O4 बना ले। दैट्स व्हाई दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास हेबर प्रोसेस आप पढ़ते आ रहे हैं, हेबर प्रोसेस क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। कैसे बनाता है, रिएक्टेंट्स होते हैं N2 प्लस H2, सही है, और वो बना रहा होता है अमोनिया, NH3 बना रहा होता है। तो NH3 जो बना रहा होता है वो NH3 में ये खासियत होती है कि वो बनने के बाद वापस ब्रेक डाउन होकर वो क्या बना लेती है, N2 गैस, और H2 गैस को रिलीज करा देती है। तो ये भी क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसके बाद एग्जाम्पल है कि नाइट्रिक ऑक्साइड हम बना रहे होते हैं, सही, एलिमेंटल गैसेस से हम क्या बना रहे होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे होते हैं। N2 और O2 की मदद से हम नाइट्रिक ऑक्साइड अगर बनाते हैं तो वो फॉर्म करती है नाइट्रिक ऑक्साइड, 2NO2, सही है, 2NO, सॉरी। तो इसमें भी क्या होती है, खासियत होती है कि ये भाई रिकम्बाइन करे और वापस से किसको बना दे, ये वापस से इन गैसेस को बना दे। तो ये होते हैं आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को इस तरीके से स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन ये होता है कि अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रही है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन इन रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कन्वर्जन हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है या फॉरवर्डली मूव कर रहा है। इसके अलावा रिवर्स रिएक्शन क्या होगा या बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन इन रिवर्सिबल रिएक्शन स्पेसिफाई द कन्वर्जन, कन्वर्जन जो होगी वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में हो रही होगी। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट पे आपको पता है रिएक्टेंट होता है, राइट पे प्रोडक्ट होता है, यानी लेफ्ट से राइट मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट साइड पे प्रोडक्ट होता है, उससे कन्वर्जन हो रहा है राइट साइड पे, तो ये कहलाएगा रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी वेरी फास्ट। इनिशियल स्टेट पे हम देखेंगे कि रिएक्टेंट जो होगा ए प्लस बी, जो हमारे रिएक्टेंट से मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो वो इतनी तेजी से जा रहे होंगे, और आपका दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स तो इतनी जल्दी से नहीं बढ़ेंगे, तो पहले रिएक्टेंट्स होंगे वो कम होंगे और कन्वर्ट हो रहे होंगे प्रोडक्ट्स में। तो एट इनिशियल स्टेट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, यानी कि स्पीड जो होगी रिएक्शन की वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी एट इनिशियल स्टेट। अब इसकी बात करें तो ये भी क्या होगा, ये तकरीबन नेग्लिजिबल होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसको वापस रिकम्बाइन करने में टाइम लग रहा होगा। फोर्थ पॉइंट है एज द टाइम गोइंग ऑन दिस रिएक्शन बिकम स्लो डाउन। ऐसा ऐसा क्या होगा, रिएक्टेंट जो होगा वो तकरीबन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, और जब थोड़ा सा रह गया होगा रिएक्टेंट, तो उसका जो रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। एज द टाइम पासेस दिस रिएक्शन स्पीड अप ग्रेजुअली अंटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो प्रोडक्ट्स जो होंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जो हमारा रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन जो जा रहा होगा, उसमें क्या होगा कि हमारी रिएक्शन की स्पीड जो होगी वो तेज हो जाएगी, जब तक कि इक्विलिब्रियम यानी कि एक ऐसी स्टेट अटेन ना हो जाए जब तक कि आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है, मिकदार जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास फिर एक टॉपिक है कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन अ केमिकल सिस्टम। किसी भी केमिकल सिस्टम में किस तरीके से और कब इक्विलिब्रियम जो होता है वो एस्टैब्लिश होता है, कब इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है जो अटेन होता है। तो हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाय द रिएक्टेंट्स H2 एंड I2। यानी कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, दोनों का रिएक्शन हो रहा है, और उन रिएक्टेंट्स के रिएक्शन के बाद जो हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस हो रहा है उनका इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, ये एक रिवर्स रिएक्शन है, यानी कि फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बोलते हैं कि शुरुआत में इनिशियली द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, शुरू में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो होता है, और इनके रिएक्शन की बिना पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो फॉर्म होता है। नॉर्मल सी बात है कि हाइड्रोजन आयोडाइड क्या फॉर्म होगा, उस टाइम फॉर्म होगा, लेकिन जब हाइड्रोजन और आयोडीन गैस का रिएक्शन हो रहा होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो होगा वो कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन तो फास्ट हो रहा होगा लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा होगा। सही है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर होगा। लेकिन जैसे जैसे
जैसे जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड में, उसी टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होने लग जाएगा, विल देन रिकम्बाइन इनटू द रिएक्टेंट्स अगेन, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस। सही है। तो शुरुआत में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा पहले होने लग जाएगा, फास्टली हो रहा होगा, स्पीडी हो रहा होगा। उसके बाद एक टाइम पे आके ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो होगा वो वापस कन्वर्ट होने लग जाएगा, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा उसकी स्पीड तेज होने लग जाएगी। ये बात है। और हाइड्रोजन आयोडाइड अगर हम इसकी टाइट्रेशन करें, आप यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस प्रोसेस, दैट इज टाइट्रेशन। आप सब फेमिलियर है टाइट्रेशन से। तो आप टाइट्रेशन करके आप देखेंगे कि जब जब ये कन्वर्ट हो रहा होगा, जब ये कन्वर्ट हो रहा होगा तो इसका जो कलर होगा वो पर्पल होगा। सही। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड में, तो ये किस कलर का हो जाएगा, ये कलरलेस होने लग जाएगा। और जैसे ही ये कलरलेस होता है या लाइट पिंक होता है, तो हम कहेंगे उस पॉइंट पे, वो पॉइंट जिस पे ये कलरलेस या लाइट पिंक हो गया, वो पॉइंट क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कि ये दोनों जो है, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन और यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोनों, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल सेम हो गई है, और हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अटेन हो गया, रीच हो गया। उसके बाद हमारे पास दो ग्राफ है, एक है कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान, एक बिटवीन रिएक्शन रेट और टाइम के दरमियान। सही है। कंसंट्रेशन के बारे में हम इस ग्राफ में ये देख सकते हैं कि शुरू में क्या होगा कि हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, रिएक्टेंट जो होगा मैक्सिमम होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते कम होते कम होते कम होते यहाँ पे आएगा, और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर लेगा। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ये जो आएगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। सही। यहाँ पे ग्राफ जो है वो सीधा होने लग जाएगा रिएक्टेंट्स का। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट जो है वो कम क्वांटिटी से या कम कंसंट्रेशन से वो ज्यादा होते 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 वो भी कहाँ पे आ जाएगा, वो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है फॉर बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सही। इसके अलावा आप रिएक्टेंट्स में देख सकते हैं कि H2 और I2 है, और प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड है। दूसरे ग्राफ की तरफ हम बात करें तो रिएक्शन रेट और टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी कि रिएक्शन रेट मतलब कि रिएक्शन की स्पीड। तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो आप शुरू में देखेंगे कि वो सबसे मैक्सिमम है। रिएक्टेंट्स कौन कौन है, H2 प्लस I2, तो उसकी रिएक्शन स्पीड जो है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जो बना रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड को, शुरू में मैक्सिमम होगी, ये शुरू में मैक्सिमम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 एक स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी अपने लिहाज से। दूसरी तरफ जो आपका बैकवर्ड रिएक्शन होगा, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा होगा रिएक्टेंट्स में जो कि H2 और I2 है, जब इनमें कन्वर्ट हो रहा होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू में तो जाहिर है, जब वेसल में यानी कि हमारा जो सिस्टम है उसमें हमारे पास प्रोडक्ट ही कम है, तो उसमें आपको पता है कि वो एकदम तेजी से नहीं हो सकता, वो पहले आहिस्ता 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 रेस पकड़ेगा, पहले एक्सेलरेट होगा वो, फिर उसके बाद कम स्पीड से होते 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 मैक्सिमम स्पीड पे जाएगा, और यहाँ पे भी वो क्या कर जाएगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन कर लेगा। इन दो ग्राफ में हम लोग ये पढ़ते हैं।